नमस्कार। इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं शहला निगार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना सिंह, जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचाएंगी। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। वाराणसी में आज पीएम मोदी सर्ववेद महामंदिर के उद्घाटन के बाद करीब 19,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की करेंगे शुरुआत। वाराणसी से नई दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस को भी दिखाएंगे हरी झंडी। आईपीसी सीआरपीसी की जगह लेने वाले संशोधित विधेयकों को आज लोकसभा में चर्चा के लिए पेश करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो वहीं जम्मू कश्मीर पुनर्गठन से जुड़े दूसरे संशोधन बिल को राज्यसभा से भी पारित कराने की होगी कोशिश। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले में अहम सुनवाई तय हो सकता है। एडवोकेट कमीशन का प्रारूप और सर्वेक्षण का तरीका। तमिलनाडु में भारी बारिश के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त। कई जिलों में स्कूल, कॉलेज और दफ्तर आज बंद। बचाव और राहत के लिए पहुंची एनडीआरएफ की टीम। हमास के साथ संघर्ष शुरू होने के बाद इजराइल ने पहली बार गाजा में मानवीय मदद का खोला रास्ता। हमास की सबसे बड़ी सुरंग खोजने का भी इजरायली सेना ने किया दावा। और अब खबरों को देखेंगे विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी के दौरे के दूसरे दिन नवनिर्मित सर्ववेद महामंदिर का शुभारंभ करेंगे। ये मंदिर 18 साल से बन रहा था। इस मंदिर को देश का सबसे बड़ा साधना का केंद्र माना जाता है, जहां एक साथ 20,000 से अधिक लोग साधना कर सकते हैं। इस मौके पर वो महामंदिर के श्रद्धालुओं को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवापुरी विकासखंड के बरकी ग्राम सभा में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा वो 19,150 करोड़ रुपए की लागत की 37 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसमें सड़क एवं सेतु, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, पुलिस कल्याण, स्मार्ट सिटी और नगर विकास परियोजनाएं, रेलवे, हवाई अड्डे सहित विभिन्न परियोजनाओं का वो लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री आज वाराणसी से नई दिल्ली के लिए एक और वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। संसद के शीतकालीन सत्र का ये आखिरी सप्ताह है। लोकसभा में पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक 2023 पर चल रही चर्चा आज भी जारी रहेगी। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह आईपीसी और सीआरपीसी की जगह लेने वाले भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023 को चर्चा एवं पारित कराने का प्रस्ताव करेंगे। तीनों विधेयकों पर सदन में एक साथ चर्चा होगी। वहीं राज्यसभा में गृह मंत्री जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन दूसरा संशोधन विधेयक 2023 और केंद्र शासित क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक 2023 को चर्चा के बाद पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। इन विधेयकों के पारित होने से जम्मू कश्मीर विधानसभा और पुडुचेरी विधानसभा में 33% महिला आरक्षण लागू हो सकेगा। लोकसभा पहले ही इन दोनों विधेयकों को पारित कर चुकी है। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विनियोग विधेयक संख्या 3 2023 और विनियोग विधेयक संख्या 4 2023 को चर्चा के बाद लोकसभा वापस भेजने का प्रस्ताव रखेंगी। और आपको बता दें कि मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले में आज का दिन बेहद अहम है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज इस बात पर सुनवाई होगी कि एडवोकेट कमीशन का प्रारूप, यानी कि इसमें किन किन लोगों को शामिल किया और सर्वे का तरीका कैसा होगा।
पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने सर्वेक्षण के लिए एडवोकेट कमीशन की मंजूरी दी थी। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच श्री कृष्ण जन्मभूमि से सटे शाही ईदगाह परिसर को मंदिर का ही हिस्सा बताए जाने से जुड़ी सभी 18 याचिकाओं पर अयोध्या जन्मभूमि विवाद की तर्ज पर सुनवाई कर रही है। ये मसला सुप्रीम कोर्ट भी गया, जहां शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी को राहत नहीं मिली और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया। तमिलनाडु में भारी बारिश की वजह से कई जिलों में जलभराव की समस्या खड़ी हो गई है। भारी बारिश की वजह से थूथुकुडी जिले के जिला कलेक्टर ने आज जिले में सभी सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा की है। तिरुनेलवेली, कन्याकुमारी, थूथुकुडी और थेनकाशी जिलों में भारी वर्षा के कारण आज स्कूल बंद हैं। तिरुनेलवेली जिले के बाढ़ प्रभावित लोगों को आश्रय शिविर में ले जाया गया है। आज दक्षिणी तमिलनाडु में कई स्थानों पर, उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 1 या 2 स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी, तिरुनेलवेली, थूथुकुडी और तेनकासी जिलों में 1 या 2 स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। भारी वर्षा को लेकर मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दक्षिण तमिलनाडु के अलावा केरल और लक्षद्वीप में आज कई स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख में कुछ स्थानों पर मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। पंजाब और हरियाणा में कुछ स्थानों पर अगले 4 दिन तक घना कोहरा छाए रहने के आसार हैं। मौसम विभाग ने असम, मेघालय और त्रिपुरा में भी घना कोहरा छाया रहने का अनुमान जताया है। वहीं मध्य प्रदेश में आज कई स्थानों पर तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी। उत्तर पश्चिमी भारत के कई हिस्सों में रात का तापमान 2 डिग्री तक बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3-4 दिन में देश के अन्य हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। और एक देश एक चुनाव पर विचार करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक आज होने की उम्मीद है। बैठक में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की जाएगी, साथ साथ राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाओं पर भी विचार किया जाएगा। आज की अनौपचारिक बैठक के लिए लिखित एजेंडा जारी नहीं किया गया है, पर इसमें राजनीतिक दलों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं पर चर्चा हो सकती है। समिति ने अपनी पहली बैठक में राजनीतिक दलों की राय जानने का फैसला किया था। समिति ने दलों को पत्र लिखकर उनके विचार भी मांगे थे। आपसी सहमति से किसी तारीख पर बातचीत का अनुरोध किया था। समिति ने पार्टियों को उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए एक रिमाइंडर भी भेजा था। समिति ने एक साथ चुनाव कराने पर विधि आयोग का विचार भी सुना है और इस मुद्दे पर दोबारा विधि आयोग को बुलाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। इजराइल ने गाजा में सीधे मानवीय मदद पहुंचाने के लिए पहली बार रास्ता खोला है। 2 महीने से चल रहे संघर्ष के बाद इजराइल ने अपने नियंत्रण वाले केरेम शालूम क्रॉसिंग को मानवीय मदद के लिए खोला है। कल खोले गए इस रास्ते से गाजा वासियों के लिए खाद्य सामग्री और चिकित्सा आपूर्ति के तेजी से पहुंचने के और दोगुना होने की उम्मीद है। लेकिन इस बीच इजराइल ने गाजा पर अपने हमले जारी रखे हुए हैं। इस बीच गाजा में 4 दिन से संचार सेवा ठप पड़ी है, जिस कारण घायलों तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। इस बीच इजरायली सेना ने कल गाजा में हमास की सबसे बड़ी और चौड़ी सुरंग खोजने का दावा किया है। सीमेंट, कंक्रीट और इस्पात से के इस्तेमाल से बनी ये सुरंग जमीन से 50 मीटर नीचे पाई गई है। ये 3 मीटर ऊंची और इतनी चौड़ी है कि उसमें आसानी से कार जा सकती है। इसमें बिजली की फिटिंग भी मिली है। गाजा सिटी में मिली ये सुरंग 4 किलोमीटर लंबी है। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने बताया कि इस तरह की सुरंग बनाने में वर्षों लग जाते हैं और $10 लाख खर्च होते हैं। इजरायली सेना ने इस सुरंग को मीडिया कर्मियों को भी दिखाया।
और जापान के तटरक्षक और दक्षिण कोरियाई सेना ने यह दावा किया है कि उत्तर कोरिया ने रविवार को एक अज्ञात प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। दक्षिण कोरियाई ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने कहा है कि मिसाइल को उत्तर कोरिया के पूर्वी तट से समुद्र की ओर लॉन्च किया गया था। हालांकि इस पर कोई और विवरण नहीं बताया गया है। ये लॉन्च सियोल और टोक्यो के अधिकारियों की चेतावनी के बाद किया गया है। इसमें बताया गया था कि परमाणु हथियारों से लैस उत्तर कोरिया इस महीने अपनी सबसे लंबी दूरी की अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों सहित एक मिसाइल का परीक्षण करने की तैयारी कर रही है। बात करें खेलों की तो भारत ने पहले एक दिवसीय मैच में दक्षिण अफ्रीका को 8 विकेट से हरा दिया है। दक्षिण अफ्रीका से जीत के लिए मिले 117 रनों के लक्ष्य को भारत ने 2 विकेट गंवाकर 17वें ओवर में हासिल कर लिया है। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की तरफ से श्रेयस अय्यर और साई सुदर्शन ने अर्धशतकीय पारी खेली। श्रेयस अय्यर ने 52 रनों का योगदान दिया। वहीं अपना करियर का पहला वनडे खेल रहे साई सुदर्शन ने नाबाद 55 रन बनाए। इस जीत के साथ भारत ने 3 मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। और इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 116 रनों पर पवेलियन लौट गई। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, बीना को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।